आज़ादी, नारीवाद और 21वीं सदी। आज 8 मार्च है, जो कि वुमेंस डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसका एक हिस्सा होने के नाते मैंने सोचा आखिर मेरी ज़िंदगी में नारीवाद की शुरुआत कैसे और कब हुई। तो इसके लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, कुछ साल पहले, जहाँ पर मैं 8th क्लास की स्टूडेंट थी। और यूँ कहूँ तो मेरा मन किसी भी सब्जेक्ट में इतना गहरा नहीं था कि मैं उसको इत्तू सी भी शिद्दत से पढूं, मगर मार्क्स के लिए मैं पढ़ती थी और काम चलाओ नंबर भी आ जाते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फाइनली एक ऐसी चीज़ आई जिसको पढ़ने के बाद मुझे उसमें इतनी रुचि हुई कि मैंने आज फिर उस किताब के उन पन्नों को टटोल कर देखा उसी उत्साह से, क्योंकि उसमें लिखे गए हर एक शब्द को मैं अपनी ज़िंदगी में महसूस कर पा रही थी। नारीवाद सच में पूछो तो यही है कि सबको एक बराबर का हिस्सा और इज्जत मिलनी चाहिए। नर और नारी को मैं मान सकती हूँ कि बायोलॉजी के हिसाब से दोनों अलग अलग हैं, मगर चेतना में कोई भी किसी से कम नहीं। इसीलिए एक इंसान को उसके लिंग से पहले एक इंसान मानना चाहिए। ही, शी, दे, देम के पहले सबके सब एक ह्यूमन है। तो एक ऐसा ही चैप्टर था मेरी बुक में जिसका नाम था जहाँ पहिया है, और इसको लिखा गया था पी साईनाथ के द्वारा। इन्होंने इसके बारे में पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, शॉर्ट में परी, में प्रिंट करवाया था। और इन्होंने रूरल एरिया में बहुत सालों तक रिपोर्टिंग की। इनकी बहुत सी रचनाओं में से कुछ का नाम है एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट एंड द लास्ट हीरोज, फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम। और इस रचना के लिए इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पुडुकोट्टई जिले से, जो कि तमिलनाडु में आता है। इसमें आज़ादी के बाद के समय को दर्शाया गया है। ये 1990s का दौर है। पुडुकोट्टई को एक पिछड़े और गरीब जगहों में से माना जाता था। इस दौरान महिलाएं अधिकतर सिर्फ घर के कामों में व्यस्त रहती थीं। बाजार जाना, स्कूल जाना और अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो अस्पताल जाना, इन सब के लिए उन्हें एक आदमी पर आश्रित होना पड़ता था। और काफ़ी समय बाद उन्हें भरी हुई बस में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उनका टाइम पर और उनके मूवमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं था। महिलाओं का पूरा समय इस अनपेड और इनविजिबल लेबर में ही ख़त्म हो जाता था। और दिन ख़त्म हो जाना का मतलब ये नहीं कि काम ख़त्म हो गया हो, उन्हें वही काम अगले दिन फिर से करना पड़ता, जिसकी वजह से उनका काम तो कभी ख़त्म हुआ नहीं, पर टाइम इतना ज़्यादा लग जाता था कि वे इन्हीं काम में उलझी रहती थी। जैसे मीलों दूर से पानी भरना, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना और फिर उनको सर पर रख कर घर तक लाना। वे खदानों में काम करती थी, खेतों में, और तराशने जैसे काम को भी कर। और जब लड़कियां प्यूबर्टी हिट करती थी, उन्हें स्कूलों से ड्रॉप आउट करवा दिया जाता था, क्योंकि स्कूल दूर होते थे। और उस समय भी, जो कि आज कल की कुछ जगहों की भी असलियत है, कि लड़की को घर से ज़्यादा दूर भेजना सेफ नहीं, वो उस वक्त की भी सच्चाई थी, जिसके कारण जल्दी विवाह हो जाना और पढ़ ना पाना उस समय की भी। सर्वे के हिसाब से देखें तो इस ज़िले में 2 लाख की आबादी ऐसी थी जो पढ़ लिख नहीं पाती थी, जिसमें 70% महिलाएं थीं। यहाँ पर शुरुआत होती है साइकिल से, जो कि आगे चलकर एक सामाजिक आंदोलन बनता है। इस ज़िले में कुछ ऐसी महिलाएं भी थीं जिन्होंने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा था और एक ऐसे संसार को देखा जिसे वे अन्य महिलाओं को भी अवगत कराना चाहती थीं। वे अपने पिछड़ेपन को पीछे छोड़ना चाहती थी और साइकिल चलाना उसमें से एक था। अपने काम के लिए किसी और पर आश्रित रहना, इट मिनिमाइजेस योर प्रोडक्टिविटी एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू। इसी सोच के साथ शुरुआत होती है साइकिल मूवमेंट की। इसमें सभी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। जामिला बीवी नामक एक लड़की बोलती है, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मैं जानती हूँ जब मैं साइकिल चलाती हूँ तो लोग फप्तियाँ कसते हैं, पर मैं उन पर ध्यान नहीं देती। ये लग रहा है मोहल्ले के अंकल आंटियाँ और 4 लोग उस वक्त भी एग्जिस्ट करते थे। नेवर माइंड। फिर फातिमा के बारे में भी बताया गया है,
जिसे साइकिल चलाने का इतना शौक है कि वो हर शाम आधा घंटा किराए पर लेकर उसको चलाती है। वो बताती है कि साइकिल चलाने में एक आज़ादी है, उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और वो उसको कभी नहीं छोड़ेगी। और वे और भी लड़कियों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करती है। महिला जो कि खेतों में मजदूरी का काम करती हैं, पत्थर खदानों में मजदूरी करती हैं, और नर्सें जो कि गांव-गांव तक जाती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और अध्यापिका, इन्होंने भी साइकिल का इस्तेमाल जमकर किया। और गांव की वो महिलाएं जो दोपहर में भोजन पहुंचाती थी, वो भी पीछे नहीं रही। कई महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच में एक सीधा संबंध बताया। अब वे कहती हैं कि उन्हें बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए पिता, भाई, पति और बेटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब वे बच्चों को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जाती हैं। उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, एक आज़ादी और खुशहाली का अनुभव है। कुछ महिलाएं कहती हैं कि उनके लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यही हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। वे कहती हैं जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। इस जज्बे के साथ वे साइकिल चलाती हैं। इन सब के बाद एक क्वेश्चन आता है कि आखिर नारीवाद महिलाओं के कौन कौन से हक के साथ खड़ा है, क्योंकि साइकिल मूवमेंट से तो यही लगता है कि इट्स अबाउट मोबिलिटी, पर इसके अलावा भी बहुत से चीज़ें हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगी। तो इसमें आता है पहला पॉइंट जो कि है प्रॉपर्टी एंड लैंड ओनरशिप, जिससे एक लीगल तरीके से खुद की ज़मीन या एसेट्स पर एक कंट्रोल मिलता है, परमानेंट सिक्योरिटी, और इसको एक सीट एट टेबल इन कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड ऑटोनॉमी। हैविंग अ पर्सनल बैंक अकाउंट एंड द नॉलेज टू मैनेज देम इज़ वाइटल। विदाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लीगल राइट्स ना सिर्फ पन्नों और किताबों पर ही रह जाते हैं। तीसरा है कंट्रोल ओवर टाइम। इसमें मैं एक टर्म के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी जिसे सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं डबल बर्डन, जहाँ पर औरत प्रोफेशनल काम के बाद घर के अनपेड डोमेस्टिक लेबर को भी करती है, जबकि इस काम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए जिससे दोनों को लीजर टाइम या थिंकिंग टाइम मिले जिसमें वे अपने ऊपर विचार कर सकें। चौथा है बॉडीली ऑटोनॉमी, जिसमें आता है एक्सेस टू हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव राइट्स, फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल वायलेंस। पांचवा है डिजिटल लिटरेसी, जो कि आज के मॉडर्न ज़माने की एक नेसेसिटी बन चुकी है। अगर ये नहीं तो आप चंद मिनटों में अपने कमाए हुए पैसे भी गंवा सकते हैं। और छठा है रिप्रेजेंटेशन इन लैंग्वेज। महिलाओं का इतिहास लिखना एक सौभाग्य के बराबर है, क्योंकि इतिहास भी सिर्फ उन्हीं के द्वारा लिखा गया है जिनको लिखना और जिनको पढ़ना और लिखना आता था, और उन्होंने अपने हिसाब से इस इतिहास को लिखा है और शेप किया है, और जो कि हम सब की रियलिटी को नहीं बता सकता। इसलिए हमें और महिलाएं चाहिए जो कि सोसाइटी में इक्वल कंट्रीब्यूशन कर सकें अपने अपने नैरेटिव को बता के। सो मैं इस दिन को कुछ लोगों को समर्पित करना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले मेरी जननी आती है, फिर ख़ानदान में दादी, नानी, चाची, बुआ, मासी से लेकर सारी महिलाएं जिनके बीच में मैं बड़ी हुई, फिर सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया, और समाज के कुछ लोग, 4 लोग, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मेरा ईगो कोई नहीं हर्ट करता। और घर से बाहर निकलकर सड़क पर हर उन महिलाओं को जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कामों को बखूबी निभा रही हैं और कंधे से कंधे मिलाकर और कभी कभी आगे भी रहती हैं, फिर चाहे वो साइकिल हो, मेट्रो हो, फाइटर प्लेन या फिर घर की ही बात हो, वो उसको खुद के दम पर चलाती हैं। मैंने घर से निकलकर महिलाओं को अपनी जीवनी चलाते हुए देखा और देखा कि वे लोगों को भी प्रेरित करती हैं उस आत्मविश्वास से ज़िंदगी जीना कि वे किसी से शादी करके उसके साथ इसलिए नहीं कि वे उस पर आश्रित रह सकें, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इसे एक पार्टनरशिप की तरह देखते हैं जिसमें दोनों बराबर हैं। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना और उस हौसले से जीना एक प्रिविलेज है।
अपनी आवाज़ खुद बनना और अपनी सोच से अपने फ्यूचर को शेप करना, उन सभी नर को भी जो बैकग्राउंड में रहकर सपोर्ट करते हैं। सो हैप्पी वुमेन्स डे एवरीवन। Tell me in comment section whom do you see as your role model and share this video to everyone. Bye bye.